नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई नेता एक बार जेल चला गया, एक बार उसने पुलिस की लाठियां खा ली, तो उसके नेता बनने की शुरुआत हो जाती है, वो नेता बन जाता है। बात करेंगे आज बिहार की, और बिहार में भी प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीतिकार से नए नए नेता बने, विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले हैं। लेकिन जो छात्रों का बीपीएससी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, हालांकि वहां प्रशांत किशोर के जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रशांत किशोर वहां गए। वहां से जाने के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, जेल गए खुद से बिना शर्त के, तो एक नेता बनने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। लेकिन आज अभी पिछले दिनों केसी त्यागी ने एक टीवी प्रोग्राम में कितना बड़ा खुलासा किया कि शायद इस देश के बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हों। एक टीवी कार्यक्रम में केसी त्यागी ने बताया कि प्रशांत किशोर जिस वक्त नीतीश कुमार के साथ काम किया करते थे, उस वक्त नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से इतना प्रभावित थे कि अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर को वो बनाने वाले थे। लेकिन आज वही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को पानी पी पी कर गालियां दे रहे हैं। तो कैसे वो वक्त बदला और आज के दौर में हम पहुंचे, उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, चुनावी रणनीतिकार एक बहुत अच्छे हैं प्रशांत किशोर, नो डाउट। प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम किया, स्टालिन के साथ काम किया, ममता के साथ काम किया, नीतीश के साथ काम किया, और शायद केजरीवाल जी के भी साथ उन्होंने काम किया है। तो देश की राजनीति के नब्ज को समझते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यह बता दीजिए कि फिलहाल बिहार की वो राजनीति कर रहे हैं, बिहार की राजनीति में उनकी जगह कहीं बनती है क्या, जिस तरीके से जातिगत राजनीति पर बिहार आधारित है? देखिए, ये जो बीपीएससी वाला प्रकरण हुआ जी, ये मीडिया के लाइमलाइट में तो आ गए। बस इन्होंने क्रिएट कर दिया है, और बस जानबूझ के क्रिएट किया। वहां क्या था कि देखिए, इन्होंने 2-3 काम किया। ये जो आंदोलन है ना, ये छात्रों का आंदोलन था, बीपीएससी छात्रों का। अब उसमें कोई एक बड़ा नेता पहुंच जाएगा तो ऑफ कोर्स टीवी चैनल उस नेता पे फोकस करेंगे। इन्होंने जानबूझकर ऐसे जगह पे धरना देने के लिए चुना जहां पे इजाजत नहीं थी। उन्हें पता था कि इजाजत नहीं है, आज न कल तो कुछ पुलिस करेगी। काफी लंबा इंतजार किया पुलिस ने। उसके बाद ये गए, इनको उठाया गया वहां से। कोर्ट में जज साहब कह रहे हैं कि बेल ले लो। ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं, मैं जेल ही जाऊंगा। जबरदस्ती बोले कि भाई बेल ले लो, दे रहे हैं। तो बोला ना ना, आप मेरी नेतागिरी खराब कीजिएगा क्या, मैं जेल जाऊंगा। अब इस देश में जो जेल जाता है वो नेता तो हो ही जाता है, तो नेता तो हो गए। और जेल में भी इन्होंने अपना वो कार्यक्रम जारी रखा। उन्होंने कहा अनशन करूंगा, सिर्फ पानी पीऊंगा मैं। ये भी जरूरत नहीं थी, लेकिन जानबूझकर वो कर रहे हैं। वो देखिए, ये डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं कि बिहार में अपनी और अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश कर सके। तो एक लिहाज से आप देखें तो प्रशांत किशोर आज बिहार के यूथ में खास करके बज़ तो क्रिएट कर दिया उन्होंने। चर्चा हो रही है और खूब सोशल मीडिया पे खूब चर्चा है। लेकिन दूसरी ओर मैं देखता हूं कि प्रशांत किशोर का वोट आएगा कहां से? क्या अति पिछड़ा कुर्मी कोयरी प्रशांत किशोर को दे रहे हैं, नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे? जब मैं बिहार में जाता हूं, गांव में बात करता हूं, तो नहीं जा रहे हैं वो। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो नहीं खिसक रहा है। क्या बीजेपी का जो वोट बैंक है वो भी पिछड़ा और सवर्ण और कुछ हद तक कुछ दलित वोटर वो जा रहे हैं? दलित तो नहीं जा रहे हैं और पिछड़ा भी नहीं जा रहा है। ये जो पचपौनिया हम लोग बोलते हैं, कहार वगैरह है, जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो नहीं जा रहा है। सवर्ण बिरादरी के यंग वोटर जो है, जिन्होंने परीक्षा देनी है या जो कॉलेज में है, उनका एक हिस्सा जा रहा है। लेकिन उससे फायदा किसको हो रहा है? क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है? और नुकसान हो रहा है तो फायदा किसको हो रहा है? अगर वो वोट प्रशांत किशोर की ओर जाता है तो नुकसान तेजस्वी का है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ये जो वोटर है, जो सवर्ण यूथ वोटर, 10 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे के चक्कर में आरजेडी को वोट करके आया था या कांग्रेस को वोट करके आया था। तो जो वोट तेजस्वी की ओर जा रहा था, अब प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हो रहा है। वोटर उन्हीं लड़कों से मैं बात करता हूं। जैसे मेरा अभी भतीजा है, भांजा है, जो गांव में, जो कॉलेज में तैयारियां कर रहे हैं कंपटीशन की। तो पिछले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल झगड़ा कर रहा था कि नहीं, इस बार तो तेजस्वी 10 लाख वोट देगा, कैबिनेट में पहला डिसीजन लेगा, कलम चलाएगा, और वो सब कांग्रेस आरजेडी को दे रहे थे। पूरे मगध शाहाबाद में एनडीए साफ हो गई। वो वोटर के अब मैं बात करता हूं तो वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं।
तो वहां पे है। तीसरा वोटर जो है वो आरजेडी का वोटर है, या तो नीतीश के वोटर है, बीजेपी के वोटर हैं। और मैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के वोटर को बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूं। चिराग पासवान का वोट थोड़ा सा प्रशांत किशोर की ओर जा रहा है। अगर आरजेडी के वोट की बात करें तो देखिए, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, मुसलमानों की मजबूरी है आरजेडी। वो ओवैसी कहते हैं ये बात कि कांग्रेस मजबूरी की मां है। क्योंकि देखिए, बीजेपी को हराना है। मुसलमान अपने लिए वोट नहीं देता, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है। वो जहां पे जो पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में रहती है उसे वोट देता है। ये बात मान लीजिए आप। बिहार में बीजेपी या एनडीए को हराने की स्थिति में कौन है, इसलिए वो वोट आरजेडी की तरफ पड़ता है या कांग्रेस। ठीक है, ठीक है। तो जगह, तो मेरे कहने का कंक्लूजन यह है कि प्रशांत किशोर वोट कहां से ला रहे हैं? जगह नहीं बन रही है, बस है ही, वैक्यूम खाली नहीं है। मुझे ना कोई उतना बड़ा कास्ट सेगमेंट दिख रहा है, ना कोई एज ग्रुप दिख रहा है, ना महिलाओं में आज भी नीतीश कुमार को लेकर क्रेज है। बिल्कुल, जितना भी माहौल बना, पटना के आसपास तो मुसलमानों में नीतीश कुमार का क्रेज है। खैर चलिए, जगह तो नहीं बन रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर थे, उस वक्त नीतीश कुमार को इतना भरोसा हो गया था प्रशांत किशोर के ऊपर कि वो अपनी पार्टी तक सौंपने वाले थे और नेताओं का एतराज नहीं था। नहीं, प्रशांत किशोर के कैरेक्टर के बारे में आपको एक बात बताता हूं। मैं इनको 20-25 साल से फॉलो कर रहा हूं, और जब मैं यंग था, जब मैंने शुरू किया कि जर्नलिज्म पढ़ूंगा, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी। ये उस वक्त यूएनओ में काम करते थे और कुपोषण से लड़ने के लिए गुजरात बुलाया था इन्हें नरेंद्र मोदी ने, और इनका 1-2 आर्टिकल छपा था, वहीं से मैं फॉलो कर रहा। ये आदमी पता है, अगर 10 काम करता है ना तो ये चाहता है कि इसे 100 का क्रेडिट मिले। जैसे कि बीजेपी का जो कैंपेन था, नो डाउट इसने कैंपेन में योगदान दिया, डिजिटल उस वक्त सोशल मीडिया में योगदान दिया, लेकिन ये हर जगह कह रहा था कि मैंने ही भाजपा को जिताया है, सब कुछ मैंने किया है, बनाया। हाँ, तो ये एग्जेगरेशन था। उसी तरह जब बिहार में ये आया, और तो नीतीश कुमार की पार्टी थी और लालू यादव की पार्टी थी, जब दोनों एक साथ आ जाती है और फिर कांग्रेस उसमें जुड़ जाता है, तो ऑफ कोर्स ये 50-60% वोट इनका हो जाता है। वो इस तरह का सामाजिक समीकरण है। इन्होंने क्या किया कि 1-2 नारा दे दिया, कुछ कैंपेन मैनेज कर दिया कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो ठीक था इनका। हाँ, इनका भी योगदान था, लेकिन ये जाके कहने लगे कि मैंने ही नीतीश कुमार को जिता दिया या मैंने ही लालू यादव को जिता दिया। अच्छा। या फिर हाँ, ममता बनर्जी को देखें, ममता बनर्जी इज ए लोन फाइटर, और वो जब से कांग्रेस से आई है उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर लेफ्ट को हराया और मुख्यमंत्री बनी बनर्जी ने। मतलब दशकों से जो काम कर रहे हैं उनका कुछ नहीं, आपने एक रणनीति बनाई, सारा क्रेडिट आपका नहीं। और क्रेडिट तो लेते ही है, और ये चाहते भी कि वो भूमिका मिले। जब कांग्रेस में गए ना ये, तो ये कह रहे थे कि मुझे ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बना दो, मतलब जो जिस पद पे भी केशव वेणुगोपाल है। या जब नीतीश कुमार की पार्टी में गए तो नीतीश कुमार ने बहुत इज्जत दी, नीतीश कुमार के घर में रहते थे, बेटे की तरह मानते थे, और नीतीश कुमार की पार्टी को लिटरली यही चला रहे थे। लेकिन उतने से ये संतुष्ट नहीं थे, ये चाहते थे कि उस वक्त ललन सिंह को साइडलाइन कर दिया जाए, और उस वक्त वो नालंदा वाले थे, कुर्मी, जो आईपीएस अफसर थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने बाद में अपनी पार्टी हट गए, उनको हटाइए, मतलब मैं रहूं सिर्फ। तो वहां नहीं बने, मैंने बता दिया। अच्छा, ये अभिषेक बनर्जी वाला पद चाहते थे ममता बनर्जी की पार्टी में, तो वो नहीं किया। देखिए, आप हैं, आपकी भूमिका है, तो वहां से करते करते देखिए, इस आदमी के पास अगर मोदी के साथ रहते, मोदी इनको इतना मानते थे कि अपने साथ लेकर घूमते थे, अपनी गाड़ी में लेकर घूमते थे। या बीजेपी के साथ रहते तो बहुत अच्छे पद पे रहते, हो सकता है केंद्र में मंत्री वगैरह हो सकते थे। उसके बाद अगर नीतीश कुमार के साथ भी रहते, टिक के रहते, तो वहां भी जेडीयू के वारिस हो सकते थे। उसके बाद अगर कांग्रेस में जाते, कांग्रेस के अनुसार ये करते, तो कांग्रेस में भी बहुत अच्छा पद मिलता, भले ही ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नहीं मिलता, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल मिलता। वो सारे एस्टेब्लिश पार्टी को छोड़ते हुए क्षणभंगुरी से बोलते हैं हम लोग बिहारी लैंग्वेज में, कि एक जगह टिकते नहीं है ये। और इनको किसी ने बता दिया कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही चाणक्य के अवतार हो, अहम ब्रह्मास्मि, बस यही बात है। और ये बात जब तक इनके दिल से निकलेगी नहीं, देखिए भाई, इस देश में बहुत कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, तो बहुत लोगों की कुर्बानियां, बहुत समय लगता है उसमें। आप खड़े खड़े कांग्रेस का निर्माण नहीं कर सकते। कांग्रेस के निर्माण के पीछे अथक परिश्रम लगा है, कई नेताओं का, कई पीढ़ियों का। या बीजेपी, आप अचानक बीजेपी नहीं हो जाते, भले ही आप
अटल जी हो या भले आप चलिए चलिए पंकज जी, आखिरी सवाल, मोदी हो, आखिरी सवाल। तो ये आदमी पता है, इस आदमी को बहुत जल्दी चाहिए और सब कुछ चाहिए। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में कहां खड़े हैं प्रशांत किशोर? एक लाइन बस। प्रशांत किशोर की पार्टी को कुछ सीटें आ सकती है, यही 2-4-5 2-4-5 सीटें आ सकती है, वो शुरुआत कर सकते हैं। कैसे पता है, शुरुआत तो ऐसे भी हो जाएगा ना। देखिए ये नहीं भी करते ना फिर भी हो जाता, क्योंकि देखिए अभी उपचुनाव हुए थे। हाँ एक चीज है, ये डैमेज दूसरे को करेंगे और मुझे लग रहा है कि ये महागठबंधन जो वहां है, जिसे आप इंडिया अलायंस बोलते हैं, आरजेडी कांग्रेस, उसको डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम वोट का एक तबका ये खींच रहे हैं और मुसलमान मतलब अब बीजेपी और एनडीए को फायदा है इनकी प्रशांत किशोर के आने से। मुझे लगता है कि ये थर्ड फ्रंट बना के लड़ेंगे ना तो फायदा हो जाएगा। थर्ड फ्रंट पर अगर लड़ेंगे तो साथ तो नहीं जाएंगे इंडिया अलायंस के या फिर एनडीए के, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि राजनीति बाद में क्या होता है क्या नहीं है। क्या नीतीश का वोट बैंक इंटैक्ट है, बीजेपी का भी मोर और लेस इंटैक्ट है। बिल्कुल। आरजेडी के थोड़े से मुस्लिम इधर उधर जा रहे हैं, बाकी उनका यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि वहां भी तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद इसी वजह से। अगर तेजस्वी यादव भी अपनी एक्टिवनेस में आ जाए तो शायद वो वोट बैंक भी नहीं खिसके। तो प्रशांत किशोर की जगह बात बताता हूं जी, एक महत्वपूर्ण बात बताओ, यादव अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर तेजस्वी की पार्टी से विरक्त भी हो रहा है ना, तो वो बीजेपी या जेडीयू की तरफ आ रहा है। और बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं बिहार में, जैसे कि नीतीश कुमार के बाद सबसे पावरफुल जो नेता है जेडीयू में विजेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री हैं, वो यादव हैं लेकिन जेडीयू में हैं। या बीजेपी में जो बड़े ताकतवर यादव नेता है जैसे नित्यानंद राय, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, वो बीजेपी में है। तो यादव देख रहा है कि यहां पे ज्यादा मुझे ताकत और ईश्वर सा पैसा मिल रहा है, तो वो हट भी रहे हैं ना अगर तेजस्वी से, अगर तो वो फिर इधर आ रहे हैं, उनके पास नहीं जा रहे हैं। मतलब मुस्लिमों की तरह यादव पूरा इंटैक्ट नहीं है आरजेडी का। यादव नेता बड़े बड़े पदों पर, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, वहां पर भी बैठे हैं। तो बाकी प्रशांत किशोर का जो स्पेस है फिलहाल तो बिहार की राजनीति में नजर नहीं आता है, लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे तो 2-4 सीटें हो सकता है जीत लें। बाकी जब चुनाव होगा उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा वो ज्यादा मायने रखता है। जी पिछले विधानसभा चुनाव में ये चिराग पासवान लड़े थे, उनका एक फिर भी पासवान का वोट बेस था और बहुत लड़े और बहुत बज भी क्रिएट हुआ कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सीटें कहां आई? तो फिर भी उनके पासवान का वोट बैंक उनके पास था, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, अपना वोट बैंक कुछ नहीं है। शुरू करना ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी चर्चा करने के लिए। तो लब्बो लुबाब बात का यही है, नीतीश कुमार के साथ अगर रहते जिस तरीके से वो अपने बेटे की तरह रखते थे, तो आज जो विषय उठता है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को कौन संभालेगा, आज ये विषय नहीं उठता। और हो सकता है जैसा कि केसी त्यागी ने कहा, हो सकता है अगर ये बने रहते तो नीतीश कुमार के बाद प्रशांत किशोर जेडीयू के सर्वे सर्वा बन सकते थे। तो क्या प्रशांत किशोर ने वहां से निकलकर बड़ी गलती की है? इस पर क्या है आपका जवाब, कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।